प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और इतिहास की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पेज 3 में अपनी चरम सीमा पर दिखाई पड़ती है। वंशावली की सहायता से इतिहासकारों को उत्तराधिकार क्रम समझने में बड़ी सहायता मिलती है। शासकों के नामों के आगे दी गई उपाधियों से यह जानने में सहायता मिलती है कि वे प्रभुता संपन्न और स्वतंत्र शासक थे अथवा किसी अन्य शक्तिशाली शासक के सामंत अथवा अधीनस्थ के रूप में राज्य करते थे। इन लेखों से शासन व्यवस्था के ऊपर भी महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इनमें पदाधिकारियों के नाम और उनके कार्य व्यापारों का विवरण भी प्राप्त होता है। साम्राज्य की विविध प्रशासनिक इकाइयों के संबंध में भी इनसे सूचना मिलती है। प्राचीन भारत के कुछ लेख साहित्यिक महत्व के भी मिलते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख का उपयोग विद्वानों ने संस्कृत भाषा के विकास क्रम को समझने में किया है। धार तथा अजमेर के चट्टानों पर नाटक लिखे हुए मिले हैं। इसी संदर्भ में पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक, नाना घाट और कार्ले के लेख तथा गुप्त नरेशों के गुहालेख उल्लेखनीय हैं। पर्वतीय अंचलों से प्राप्त गुहालेख 1. दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालने के साथ शक, सातवाहन संघर्ष को भी दर्शाते हैं। इसी प्रकार के अभिलेख दानपत्र, स्मारक पत्र तथा मुद्राओं पर भी उपलब्ध हुए हैं। इतिहासकार फ्लीट ने इन अभिलेखों का महत्व बताते हुए लिखा है, प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें धैर्यपूर्वक इनके अध्ययन से प्राप्त होता है। सांची भारहुत, अमरावती आदि स्तूपों पर अनेक लेख अंकित मिले हैं जो इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन मूर्तियों पर उत्कीर्ण लेख भी इतिहास निर्माण में सहायक सिद्ध हुए हैं। कुछ विदेशी अभिलेख जैसे कि बोगजकोई, परसिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम, अति उल्लेखनीय अभिलेख, भी प्राचीन भारतीय इतिहास की विवेचना करते हैं। वैदिक आर्यों का संबंध एशिया माइनर से प्राप्त बोगजकोई अभिलेख में वरुण, इंद्र और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के उल्लेख से प्रकट एवं प्रमाणित होता है। पुदुकोट्टा के अंतर्गत कुडुमियामलय नामक स्थान से प्राप्त लेख में संगीत के नियम बताए गए हैं। सिक्कों का साक्ष्य, प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में सिक्कों से भी बड़ी सहायता मिलती है। भारतीय इतिहास की प्राचीनतम मुद्राएं सिक्के आहत मुद्राएं हैं जिन पर कोई लेख नहीं मिलता अपितु विविध प्रकार के चिन्ह बने हुए मिलते हैं। रैप्सन और स्मिथ आदि विद्वानों का विचार है कि ये चिन्ह व्यापारियों के निजी चिन्ह थे। ऐतिहासिक महत्व की कुछ समय पश्चात की मुद्राओं से हमें इतिहास लेखन में अधिक सहायता मिलने लगती है। द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व तथा तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व के भारतीय इतिहास के विषय में हमारा ज्ञान मुख्य रूप से सिक्कों पर ही आधारित है। बहुत से इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियाई तथा शक शासकों के नाम हमें केवल सिक्कों के कारण ही ज्ञात हैं। सिक्कों पर अंकित तिथियां उनके ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। अन्यथा भी सिक्कों की बनावट तथा अन्य विचित्रताओं से इतिहासकार कभी-कभी बड़े महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सफल होते हैं। सिक्कों पर शासक के नाम और उपाधियों के अतिरिक्त उसकी प्रतिकृति भी दी गई होती है, जिससे कभी-कभी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। शक शासकों की मुद्राओं पर शासक के साथ युवराज का नाम भी मिलता है, जिससे उत्तराधिकार क्रम को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। सिक्कों को केवल प्राप्ति के आधार पर कभी-कभी इतिहासकार को यह निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है कि जहां से सिक्कों की प्राप्ति हुई वह प्रदेश उस शासक के अधिकार क्षेत्र में रहा होगा। समुद्रगुप्त को कुछ मुद्राओं पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे उसको व्यक्तिगत रुचि का पता चलता है। साथ ही कुछ मुद्राओं पर अंकित अरव एवं यूप एवं अश्वमेघ पराक्रमः लेख शासक द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का बोध कराते हैं। किसी भी राज्य की आर्थिक संपन्नता सिक्कों से आंकी जा सकती है। उदाहरणतः जहां एक ओर पूर्व गुप्त शासकों द्वारा चालित शुद्ध स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं, वहीं स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट, राजनीतिक अशांति
एवं बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार गुप्त मुद्राओं के उस प्रकार से जिसे चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार कहा जाता है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी के महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध की सूचना मिलती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में समुद्रगुप्त द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहना अधिक स्पष्ट हो जाता है। सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है कि दी 100 ईस्वी पूर्व में लगभग 100 वर्षों तक पंजाब प्रदेश पर लगभग 30 बैक्ट्रियाई शासकों ने शासन किया और इनके विषय में हमारी जानकारी केवल सिक्कों पर आधारित है। यदाकदा सिक्कों पर 2 भिन्न कुलों के राजाओं के नाम अंकित मिलते हैं, जैसे जो लंबी से प्राप्त शकराज नहपान के सिक्कों पर सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र शातकर्णी का नाम भी पाया जाता है, जो सातवाहन शासकों को शकों पर विजय का सूचक है। प्रायः एक शासक के काल के बहुसंख्यक सिक्के उसके शासन की स्थिरता को सूचित करते हैं, तो दूसरी ओर किसी शासक के अल्पसंख्यक सिक्के उसके अल्पकालीन अथवा संकटपूर्ण शासन की जानकारी देते हैं। धार्मिक इतिहास को समझने में भी ये सिक्के कभी कभी बड़े सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए हम कुषाण शासकों के सिक्कों को ले सकते हैं। कुषाण शासक कुजुल केसफिसिस को उसके सिक्कों पर सत्य धर्म स्थित कहा गया है, जिससे झात होता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विम कैडफिसिस के सिक्कों पर महेश्वर लिखा हुआ मिलता है तथा साथ ही त्रिशूल, नंदी और शिव की आकृति बनी हुई मिलती है। उसके शैव धर्म के अनुयायी होने में इस प्रकार कोई संदेह नहीं रह जाता। कनिष्क की मुद्राओं पर पहली बार युद्ध की आकृति मिलती है। विविध शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी के कई प्रकार मिलते हैं, जिससे इस देवी के कई रूप एवं मुद्राओं भावों के दर्शन होते हैं। स्मारक तथा खंडहर स्मारक तथा खंडहर पुरातात्विक साक्ष्य के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इनसे वास्तुकला और शिल्पशास्त्र का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही सामान्य जनजीवन, लोगों के धार्मिक विश्वास इत्यादि के संबंध में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। मोहनजोदड़ो और हड्डा के उत्खननों से प्राप्त खंडहर सैंधवजनों के नगर निर्माण कला, गुरु निर्माण कला तथा तत्संबंधी अन्य पक्षों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। भरहूत और गांधी से प्राप्त स्तूपों की वेदिकाओं और तोरण द्वारों पर जो अंकन कार्य हुए हैं, उनसे तत्कालीन जनजीवन का व्यापक विवरण प्राप्त होता है। अजंता की गुफाओं में बने चित्र इस दृष्टिकोण से बड़े महत्व के हैं। ये सोत अपने युग के धार्मिक विचारधारा को भी परिलक्षित करते हैं। इसी प्रकार गुप्त काल में वैष्णव, बौद्ध, जैन एवं शैव धर्म की मूर्तियों उस काल में लोगों में धार्मिक सहिष्णुता को इंगित करती हैं। मूर्तियों और चित्रों भिन्न भिन्न वेशभूषा एवं हाव भाव उस युग की धार्मिक एवं सामाजिक की जानकारी प्रदान करते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अतिरिक्त गुजरात में लोथल नामक स्थान पर हुए उत्खनन कार्य से सैंधव जनों के व्यापारिक कार्यकलाप पर अतिरिक्त प्रकाश पड़ा है। यहां से एक गोदी के अवशेष मिले हैं, जिसका उपयोग जहाजों पर सामानों को चढ़ाने और उतारने के लिए किया जाता था। मेगस्थनीज के विवरण तथा कौटिल्य के अर्थशाल में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र तथा राजप्रासाद के संबंध में दिए गए विवरणों की कुमराहार के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों द्वारा पर्याप्त पुष्टि होती है। साहित्यिक स्रोत को मोटे तौर पर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक वर्गों में बांटा जा सकता है। दूसरी कोटि के अंतर्गत वे नाटक, काव्य ग्रंथ आदि आते हैं, जिनका मुख्य प्रयोजन ऐतिहासिक विवरण देना नहीं है, किंतु जिनमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएं सुरक्षित होती हैं और इतिहासकार इन्हें सावधानी से निकालकर अतीत के संबंध में अपने विवरण में उपयोग में लेता है। इन ग्रंथों के धार्मिक संबंध के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखा जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम वैदिक साहित्य आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम है। सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद विक्रम में ऋग्वेद के बाद आते हैं। कालांतर में इन चारों वेदों के ऊपर टीकाएं लिखी गईं, जिनको ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण प्रमुखतम ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक और उपनिषद मूल रूप से ब्राह्मण ग्रंथों के अंग हैं।
किंतु कालांतर में ये स्वतंत्र मंथों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और इतिहास की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।